Hi everyone, Akash Verma this side, and welcome to your Pharma Minds Institute. So today we are going to study about a very important topic that is clinical trials. तो हाल ही में हमने संकल्प का जुलाई बैच लॉन्च कर दिया है. संकल्प is our main course, like it's our prime batch, and if you want to qualify GPAT, you are at the right place. So basically, last year we have produced 130 plus qualifications with a single digit rank also and double digit rank also. सो वी आर कंडक्टिंग डेमो लेक्चर्स. अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो. एंड डेफिनेटली आप लेक्चर्स ज्वाइन करके एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी आर टीचिंग. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है. तो आई थिंक बीइंग फार्मा स्टूडेंट, सबका एक ड्रीम होता है कि जी पैट और नाइपर यू नो निकालना है, हमें आगे जाना है. तो फार्माइंड्स इज द राइट प्लेस फॉर यू. मैं रीज़न बताता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बार ये चीज़ बोलता हूँ और आज रिपीट करता हूँ फिर से कि क्यों ना उससे पढ़ा जाए जिसने वो चीज़ ऑलरेडी करी हो. और हमारी टीम में एक एक टीचर जी पैट नाइपर क्वालिफाइड है, मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को. ठीक है. और साथ ही साथ हमारी फ़ी बहुत अफोर्डेबल है. तो हमसे लास्ट ईयर 300 स्टूडेंट्स जुड़े थे. इस बार वो नंबर ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है. तो अगर आप पार्ट बनना चाहते हो उस जर्नी का, हमसे जुड़ना चाहते हो, नाइपर नाइपर के पास आउट लोगों से पढ़ना चाहते हो जो नाइपर के हैं, जिन्होंने जीपैट एक्चुअली क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छी रैंक लेकर आए हैं, तो यू आर द राइट प्लेस. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. I always do that. So this is Akash Sharma, and I've started this platform way back in 2020. And I've done my bachelor's from HIMT College of Pharmacy, Greater Noida. और मैंने मास्टर्स की है नाइपर मोहाली से, जो मैं लाइक आपको मैंने पहले बताया, मैंने फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट किया हुआ है. जो सब्जेक्ट्स में फार्मामेंट्स में पढ़ाता हूँ, वह फार्माकोलॉजी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जीपैट का, फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट. अब एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स, 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और लगभग मैंने 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और गाइड किया है. तो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन टीचिंग, एंड आई लव टू रीड सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, एंड आई लव प्लेइंग क्रिकेट, और मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर भी हूँ. तो दैट्स ऑल अबाउट मी. बाकी आप जब उससे जुड़ोगे कोर्स के अंदर तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी. सो दिस इज अबाउट अ ड्रग डेवलपमेंट. ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है कि भाई देखो, ड्रग भी तो एक प्रोडक्ट ही है. मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है, तो वो ड्रग. ठीक है. अब ड्रग लॉन्च करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं. एक ड्रग था, थैलिडोमाइड. थैलिडोमाइड से पहले क्या होता था कि इतना ज़्यादा ना ध्यान नहीं देते थे हम लोग. हम सोचते थे कि ड्रग को मार्केट में ले आओ और भाई वो काम कर देगा, सबके सबकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, वो अपना यूज़ दिखाएगा, साइड इफेक्ट कम आएंगे. लेकिन भाई उसके बाद मार्केट में आया ये ब्लंडर, ये खतरनाक ड्रग आया थैलिडोमाइड. अब थैलिडोमाइड ने क्या किया? थैलिडोमाइड ने बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज को दिया गया. ठीक है. प्रेग्नेंट लेडीज को दिया गया यूरोपियन कंट्रीज में, जर्मनी, फ्रांस में. और वहां पे देखा गया कि भाई जो साइड इफेक्ट आ रहा था वो था फोकोमिलिया. सर, ये फोकोमिलिया क्या होता है? फोकोमिलिया मतलब होता है कि जो बच्चे पैदा हो रहे थे ना, उनके हाथ पैर ही नहीं थे. कितना भयंकर साइड इफेक्ट है, उनके लिए तो जिंदगी भर का कर्स हो गया ये. ठीक है. तो भाई एक ड्रग ने कितना तबाही मचा दी. तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि यार ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने से पहले हम अच्छे से देखेंगे कि वो ड्रग सेफ है कि नहीं है. ठीक है. तो सेफ देखना बहुत जरूरी है, कि वो ड्रग सेफ है. देखो, एफिकेसी तो हम देख ही लेंगे, लेकिन सेफ्टी होना ज्यादा जरूरी है. ऐसा नहीं कि ड्रग बहुत अच्छा काम करता है लेकिन साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, हम झेल लेंगे, नहीं. सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसी भी ड्रग की सेफ्टी होती है. ठीक है. तो सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए हमने आगे चल के बनाए क्लिनिकल ट्रायल्स. मतलब हमने नहीं बनाए, जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने बनाए क्लिनिकल ट्रायल्स. हम बनाएंगे तो क्या बात है, हम कुछ और बनाएंगे. तो इन्होंने बनाए क्लिनिकल ट्रायल्स. अब क्लिनिकल ट्रायल्स बेसिकली एक पाथवे है, मतलब जिसके थ्रू ड्रग के मॉलिक्यूल को होके गुजरना होता है, और ये दर्शाना होता है कि वो सेफ है और वो एफिकेसियस है. क्या बात है, सिंपल. चलो आगे बढ़ते हैं. क्लिनिकल ट्रायल एक बहुत बाद की स्टेज है. उससे पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा ना कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर काम करने की क्षमता है. मतलब अगर मैं बोलूं मुझे बुखार ठीक करना है, तो उसके अंदर बुखार ठीक करने की क्षमता है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? उस मॉलिक्यूल को ढूंढूंगा, मतलब कि मैं उस मॉलिक्यूल की डिस्कवरी करूंगा. ठीक है. तो सबसे पहला फेज आता है ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट.
ठीक है, मेनली डिस्कवरी हम मान के चलेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। सिंपल भाषा में बताऊं, हम क्या करते हैं, हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को ढूंढते हैं जिनके अंदर डिजीज को ठीक करने की क्षमता होती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं लीड मॉलिक्यूल्स। इसको कोई लेड नहीं बोलेगा, दीज आर लीड मॉलिक्यूल्स, लीड। ठीक है, तो कैसे ढूंढे जाते हैं, कुछ अप्रोचेस होती है, आपको ना बस इनका नाम याद रखना है। मास्टर्स में आप समझोगे कि ये होते क्या है डिटेल में, अभी बस इनका नाम याद रखना है। रैंडम स्क्रीनिंग कर देते हैं, कंपाउंड ओरिएंटेड अप्रोचेस हैं, टारगेट ओरिएंटेड अप्रोचेस हैं, या रैशनल ड्रग डिजाइनिंग है। ये कुछ ऐसी तरीके हैं जिनकी मदद से हम ढूंढ पाते हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जिनके अंदर क्षमता है आपके अंदर अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजीज हम अप्लाई करते हैं और इनकी मदद से हम लीड फाइंडिंग करते हैं। लीड फाइंडिंग क्या होता है, मतलब कि लीड क्या है, लीड एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्षमता है, और फाइंडिंग मतलब ढूंढना। तो कुल मिला के ये सारे के सारे प्रोसेस हेल्प करते हैं कि हम मॉलिक्यूल को ढूंढ पाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीड फाइंडिंग। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड और इतना आसान भी नहीं है, समझ गए, चलो। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि ये लीड जो होता है एक आध मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फेज में ना बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, होता है ना, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, आखिर में कुछ गिने चुने ही सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, स्टार्टिंग में हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेते हैं और बाद में जाके एक मॉलिक्यूल सिलेक्ट होता है कि जो है भाई, ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो। तो कुछ और इन कंपाउंड्स को हम लीड कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, लीड मॉलिक्यूल्स बोल लो, लीड कंपाउंड्स बोल लो। जो ये मॉलिक्यूल आगे जा रहे हैं ना क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टेज में, इनको लीड कंपाउंड्स या लीड मॉलिक्यूल बोलते हैं। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम इनको फाइंड कर रहे हैं उसे लीड फाइंडिंग या फिर लीड ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ज्यादा करेक्ट वर्ड है लीड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, उनको वेरियस प्रोसेस से पास करना ताकि हम ढूंढ पाए कि कौन सा मॉलिक्यूल के अंदर वो दम है कि वो एक्शन प्रोड्यूस करेगा। इट इज कॉल्ड लीड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जैसे ही हम लीड मॉलिक्यूल्स को ढूंढ लेते हैं, हम उनको प्री क्लिनिकल फेज में पास ऑन कर देते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं, डी डी मतलब ड्रग की डिस्कवरी करी, प्री क्लिनिकल फेज पीसीपी, इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल, इसके बाद मार्केट, ये चार फेज होते हैं। अभी हम पहला फेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, ड्रग डेवलपमेंट या ड्रग डिस्कवरी। इसके बाद ये प्री क्लिनिकल फेज में जाएंगे, जो कि अगली स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि भाई जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए सर, हमें तो पता नहीं है, आप ही बताइए। वो होना चाहिए लिपिंस्की रूल ऑफ 5। सर यहाँ तो चार ही लिखे हैं, पांचवा कहाँ है, लिपिंस्की रूल ऑफ 5। अरे भाई पांच का कुछ और मतलब है। पांच का मतलब ये है कि भाई 5, 10, 505 सारे के सारे ये 5 के मल्टीपल है, इसी वजह से लिपिंस्की रूल ऑफ 5 है। फैक्टर चार ही होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ये चार चीजें होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा मॉलिक्यूल निकल के आए। ठीक है, अच्छा मॉलिक्यूल निकल के आए मतलब कि वो आगे चल के ड्रग जैसा बन सके, ड्रग लाइक बन सके। वो है, उसके अंदर पांच से कम हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स होने चाहिए, 10 से कम आपके हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स होने चाहिए, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 500 डाल्टन से कम होना चाहिए, और बेसिकली उसका पार्टीशन कोफिशिएंट लॉग पी वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल को लिपिंस्की रूल ऑफ 5 फॉलो करना होता है ताकि वो आगे चल के ड्रग बन सके। ठीक है, तो एक रिकैप दे देते हैं यहाँ पर। ड्रग की हमने डिस्कवरी करी, कुछ अप्रोचेस होती हैं, उन अप्रोचेस के थ्रू हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को पास ऑन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लीड ऑप्टिमाइजेशन बोल देते हैं या फिर लीड फाइंडिंग बोल देते हैं। ठीक है, उस मॉलिक्यूल के अंदर बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के लिए हम लिपिंस्की रूल ऑफ 5 लगाते हैं। लिपिंस्की रूल ऑफ 5 मतलब 5 मतलब 5 फैक्टर नहीं, मतलब जो नंबर दिया है 5, 10, 505 ये फैक्टर है, 5 के मल्टीपल है। ठीक है, चलो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम बेसिक रिसर्च स्टार्ट करते हैं, जब भी किसी ड्रग मॉलिक्यूल को ढूंढने की कोशिश होती है, तो वहां पे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। फिर हम ड्रग डिस्कवरी के फेज पे 5,000 से 20,000 पे आते हैं। ऐसा फिक्स नहीं कि 5,000 से 20,000 ही होगा, हो सकता है कि 5,000 से कम भी हो, 20,000 से ज्यादा भी हो, ये जनरल एक फिगर है। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ये जाएगा प्री क्लिनिकल रिसर्च। प्री क्लिनिकल रिसर्च को सिंपल भाषा में आपको बताऊं, एनिमल, एनिमल में इनकी टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे 250 मॉलिक्यूल को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च कुछ नहीं, क्लिनिकल ट्रायल ही होता है, और यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स या 5 से 10 मॉलिक्यूल, 15 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नंबर फिक्स नहीं है। ठीक है, ये जनरल आइडिया है। उसके बाद जाके एक मॉलिक्यूल, सबसे महत्तम मॉलिक्यूल अप्रूव होता है, जो कि मार्केट में आ जाता है। ठीक है, चलो।
अब आते हैं हम ड्रग डेवलपमेंट के सेकंड स्टेज पे, जो कि था प्री क्लिनिकल स्टडीज। याद करें, ड्रग डिस्कवरी डीडी, फिर प्री क्लिनिकल स्टडीज पीसीपी, इसको पीसीपी बोल लो या फिर पीसीएस बोल लो, प्री क्लिनिकल स्टडीज या प्री क्लिनिकल फेज। ठीक है, दूसरा फेज हम पढ़ने वाले कुछ नहीं है, इसके अंदर बेसिकली हम एनिमल टेस्टिंग करते हैं। अब जो मॉलिक्यूल आपने ढूंढा उसको आप एनिमल में टेस्ट करते हो कि भाई काम करेगा कि नहीं करेगा। कुल मिला के आप उसका फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल चेक करते हो। फार्माकोलॉजी का प्रोफाइल मतलब क्या होता है कि भाई काम करेगा कि नहीं करेगा, साइड इफेक्ट क्या है और यूज क्या है। ठीक है, साइड इफेक्ट पहले चेक करेंगे कि भाई सेफ होना चाहिए, यूज तो बाद में हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो भाई माइस, रैट्स, गुइनापिग्स, और इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। दो एनिमल्स होते हैं आपके, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल में माइस, रैट्स, गुइनापिग आ जाएंगे, और लार्ज एनिमल्स में आपके कैट, डॉग, मंकी आ जाएंगे। बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर हम बेसिकली चीजें क्या करते हैं, हम फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल के अंदर हम क्या क्या पढ़ लेते हैं, हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, टॉक्सिसिटी पढ़ते हैं, थेरेप्यूटिक इंडेक्स पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब होता है कि हमारी बॉडी ड्रग को किस तरह से रिस्पॉन्स दिखा रही है। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब होता है कि ड्रग का बॉडी पे क्या रिस्पॉन्स है। टॉक्सिसिटी मतलब होता है साइड इफेक्ट क्या है। और थेरेपेटिक इंडेक्स ये बताता है कि ड्रग सेफ है कि नहीं है। ठीक है, चलो। तो भाई ये प्री क्लिनिकल फेज है जो कि एनिमल में हो रहा है, और क्लिनिकल वाला हमारा सीधे इंसानों में टेस्ट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तीनों फेज दिखाए हुए हैं इन्होंने। ये मॉलिक्यूल को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, लीड फाइंडिंग कर रहे हैं हम लोग, इसको लेड मत बोलना, मैं भी बोल देता हूँ बार बार। लीड फाइंडिंग, फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसको लैब में अच्छे से टेस्ट कर रहे हैं, फिर उसको एनिमल में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने दो स्टेज पढ़ ली है, ड्रग डेवलपमेंट एंड योर प्री क्लिनिकल स्टडीज या प्री क्लिनिकल फेज। अब आ जाते हैं सबसे मेन, जहां से क्वेश्चन जीपैट में आता है, क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, तो एक बार थोड़ा एक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो नया मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ड्रग लिखा है, इसको मॉलिक्यूल हम समझेंगे क्योंकि अभी ड्रग बना नहीं है। ठीक है, किताबों में ड्रग लिखा रहता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी मॉलिक्यूल है। अभी इसको ड्रग घोषित नहीं किया हमने। ठीक है, तो इसको हम टेस्ट करते हैं बेसिकली सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस इन इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स। देखो आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे लीड मॉलिक्यूल्स देख लिए। इसके बाद हम इसको इन विट्रो में देखते हैं, मतलब लैब में चेक करते हैं। ठीक है, लैब में। लैब के बाद हम इसको फिर एनिमल्स में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर यही चीज मेंशन की है कि हम ड्रग की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस, पूरे के पूरे इस प्रोसेस के अंदर सबसे मेन चीजें होती है, सेफ्टी पहली चीज और दूसरा इफेक्टिवनेस। तो ये याद रखना, क्वेश्चन आ जाए कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हम देखते क्या है, तो हम सेफ्टी और इफेक्टिवनेस ही देखते हैं। ठीक है, उसको इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट किया जाता है, और एनिमल। तो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ड्रग डिस्कवरी, बीच में कुछ लैब वाले इन विट्रो एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हर बार होंगे। फिर सीधे आ जाएगा प्री क्लिनिकल स्टडीज। ठीक है, अब आ जाते हैं, इफ दीज टेस्ट रिवील प्रॉमिस फॉर द ड्रग, अगर ये टेस्ट दिखाते हैं कि ड्रग के अंदर प्रॉमिस है, तो भाई जो मेजर रेगुलेटरी बॉडी है, सबको नाम पता है, यूएस एफडीए। यूएस एफडीए मतलब कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म याद कर लेना। उसके पास एप्लीकेशन भेजी जाती है, उस एप्लीकेशन का नाम होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग या फिर आईएनडी। कौन भेजता है, मैं भेजूंगा नहीं, आप भेजोगे नहीं, जो कंपनी टेस्टिंग कर रही है वही तो भेजेगी। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग की एप्लीकेशन भी भेजी जाती है, और एफडीए उसको अगर अप्रूव कर देता है, तो उसके बाद फिर इंसानों में टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, परमिशन मिल जाती है। सिंपल। चलो, यहाँ पर ये है कि इसको ही पॉइंट को आप इतना याद रख सकते हो कि जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, देखो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम इंसानों के अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग करने की कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे कि यार इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस होती है जिसको क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करते समय फॉलो करना बहुत जरूरी है, और वो गाइडलाइंस होती हैं आईसीएच जीसीपी, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन देता है। तो आईसीएच की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, क्योंकि ये पूछा जाता है। आईसीएच गाइडलाइंस अलग ही टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे जब आप एनालिसिस वगैरह पढ़ोगे। और जीसीपी, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, फुल फॉर्म याद कर लो बस अभी फिलहाल के लिए। चलो, तो हम डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके 0 से 1 से 2 से 3 से 4 फेज, ये 5 फेजेस होते हैं। इसमें से 1, 2, 3 और 4 कंपलसरी है, करना ही करना है, करना ही करना है। 0 कंपलसरी नहीं है, करो तुम्हारी मर्जी, मत करो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, लेकिन फेज 0 को माइक्रोडोजिंग, लेकिन हाँ क्वेश्चन आता है तो पढ़ना पड़ेगा। माइक्रोडोजिंग स्टडीज बोलते हैं। यार इसको माइक्रोडोजिंग स्टडीज क्यों बोलते हैं,
इसको माइक्रो डोजिंग स्टडीज इसलिए बोलते हैं कि आगे चल के मान के चलो कि हम जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हम देने वाले हैं उसका हम 100 mg इंसान में देंगे, तो इसके अंदर क्या होता है, उसका 1/100 पार्ट हम लेते हैं। मतलब कि मान के चलो आपको 100 mg एक मॉलिक्यूल को देना है किसी इंसान के अंदर, तो इसका 1/100 पार्ट मैं लूंगा। इसका 1/100 पार्ट क्या होगा, काटा 1 mg, मतलब बहुत ही कम डोज दे रहे हैं, इसी वजह से बोलते हैं माइक्रो डोजिंग स्टडीज। ठीक है। हेल्दी वॉलेंटियर्स के लिए किया जाता है। स्टार्टिंग में जो फेज 1 और फेज 0 जो रहता है वो हमेशा हेल्दी वॉलेंटियर्स में करते हैं। अब ये रीजन क्या है, क्योंकि हेल्दी वॉलेंटियर्स के अंदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर सीधे पेशेंट में डाल देंगे, अगर उसके अंदर साइड इफेक्ट ज्यादा आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। पहले हम हेल्दी वॉलेंटियर्स के अंदर करते हैं ताकि हम ये चेक कर सके कि ये ड्रग एटलीस्ट सेफ तो है। ठीक है। तो हेल्दी वॉलंटियर्स के अंदर करने का ये एम होता है, ये हमारा मोटो होता है, ये मिशन होता है कि भाई ड्रग सेफ, ड्रग सेफ होनी चाहिए सबसे पहले। बाद में काम कर रही है नहीं कर रही है वो अलग बात है। ठीक है। काम नहीं कर रही तो रिजेक्ट कर देंगे, काम करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सेफ सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो, तो भाई सेफ्टी और एफिकेसी हम इस फेज पे हम डिटरमाइन ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि डोज सब थेरेपेटिक है। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं फेज 0 के अंदर, हम यहाँ पर बेसिकली मेडिकेशन को रेडियो लेवल कर रहे हैं। रेडियो लेवल कर रहे हैं मतलब कि आपका ये ड्रग मॉलिक्यूल है, साथ में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ठीक है। और उसको आपकी बॉडी में डाला जा रहा है। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस रेडियो वाले सब्सटेंस को ट्रैक कर सकते हैं। बोलते हैं ना, आपको जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हो तो वहां पे आपको ट्रैकिंग आईडी दी जाती है ताकि आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर सको। भाई अब दिल्ली पहुंच गया, मुंबई पहुंच गया, अच्छा आप बैंगलोर पहुंच जाएगा आपके पास। तो उसी तरह से उस मॉलिक्यूल के साथ एक सब्सटेंस लगाया जाता है, इसको रेडियो लेवल किया जाता है ताकि बॉडी में जहां जहां जाए वो हमें पता लग जाए कि अच्छा अब लिवर पहुंच चुका है, अच्छा अब यहाँ पहुंच चुका है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है फार्माकोकाइनेटिक्स, कि उस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स कैसी है, वो किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस तरह से मेटाबोलाइज होता है, किस तरह से आपका एलिमिनेट होता है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है ये फार्माकोकाइनेटिक्स, डोंट वरी, ये आगे जनरल फार्माकोलॉजी का डिटेल पार्ट है, मैं पढ़ाऊंगा। अब आते हैं फेज 1 पे। यहाँ पे मेन मुद्दा आता है सेफ्टी चेक करने का। ठीक है। मेन मेन चीजें याद करते चलो। नंबर ऑफ यहाँ पे लोग कितने, 15 से 20। ठीक है, ये जरूर याद कर लेना, 15 से 20 लोग यहाँ पर हम लेते हैं। ये हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स में करते हैं। ठीक है। सारे के सारे एजेस में एक्सेप्ट एल्डरली एंड यंग, मतलब जो बहुत यंग बच्चे होते हैं और जो बहुत बुजुर्ग होते हैं उनमें नहीं करेंगे। मिडिल एज वाले, समझ गए, 15 से कुछ 50 एज के बीच में, उनके अंदर करेंगे, और वो भी हेल्दी होने चाहिए। हेल्दी क्यों होने चाहिए, ताकि हमें सेफ पता लगे। अगर कोई ड्रग साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है एक हेल्दी इंसान के अंदर, तो पेशेंट के अंदर तो उसकी वो नाक में दम कर देगा। तो हेल्दी हम इसलिए पहले वॉलंटियर्स लेते हैं, उसके बाद ही हम फेज 2 में पेशेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है। वी आर अनेबल टू एक्सेस एफिकेसी इन दिस स्टेज बिकॉज ड्रग हैज नॉट बीन ट्राइड ऑन पेशेंट्स। इस फेज में हम एफिकेसी जांच नहीं पाते क्योंकि यहाँ पर पेशेंट में ट्राई नहीं किया ना, यहाँ पे हेल्दी वॉलंटियर्स में ट्राई किया है। तो सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर क्या होता है, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। ठीक है। चलो, सिंस हेल्दी पीपल आर नॉट लाइकली टू शो साइड इफेक्ट्स देन सिक पीपल। ठीक है, सिक पीपल जो है उनके अंदर हम फेज 2 में ट्राई करेंगे। ठीक है। चलो, फेज 1 स्टडीज फॉर एंटी कैंसर मेडिकेशंस आर कंडक्टेड इन पेशेंट्स ओनली। अब देखो, एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन पॉइंट आता है कि भाई ऐसा कौन सा ड्रग है जिसका इस्तेमाल हम सीधे के सीधे पेशेंट में कर देंगे फेज 1 में भी। मतलब जितनी भी ड्रग है ना, फेज 1 की बात करो वहां पे हेल्दी वॉलंटियर्स ही लेंगे। लेकिन एक डिजीज है कैंसर। कैंसर, क्योंकि भाई कैंसर वाली जो डिजीज है ना, हम कैंसर वाले ड्रग बहुत साइड इफेक्ट कॉज करते हैं, हम उसका रिस्क किसी हेल्दी इंसान के अंदर नहीं ले सकते, तो सीधे हम पेशेंट के अंदर ही दवाई लगा देते हैं। तो एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखनी है कि जितनी भी ड्रग्स हैं सबके लिए फेज 1 में हेल्दी वॉलंटियर्स चलेंगे, लेकिन कैंसर के लिए आप सीधे पेशेंट में लगाओगे। ठीक है। यहाँ पर ओपन लेबल स्टडीज होती हैं। ठीक है। वे नो ब्लाइंडिंग इज कैरीड आउट। इसका क्या मतलब होता है, ओपन लेबल स्टडीज का मतलब होता है कि भाई जो टेस्ट कर रहा है साइंटिस्ट, उसको भी पता है कि कौन सी ड्रग दी जा रही है, और जो जिस पे टेस्ट हो रहा है जिसे हम बोलते हैं वॉलंटियर, उसको भी पता है कि कौन सी स्टडीज कंडक्ट की जा रही है, कौन सा मॉलिक्यूल मुझे दिया जा रहा है। ठीक है। चलो, गाना भी चल गया पीछे। ओके, वन ऑफ द मेन पर्पस इज टू डिटरमाइन मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। मतलब कि हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कि मैक्सिमम टॉलरेबल डोज क्या है, कितनी डोज इंसान टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, कितनी डोज टॉलरेट कर सकता है। चलो आगे आ जाते हैं। ओके, ज्यादा आगे एक्सक्रीशन तो हम क्लास में पढ़ेंगे। फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 होता है थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके पेशेंट, यहाँ यहाँ पे आपके पेशेंट आ जाएंगे।
ठीक है, नंबर याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम सेफ्टी तो देखते रहेंगे लगातार, एफिकेसी साथ में जुड़ जाता है। फेज 2 से हम एफिकेसी देखना स्टार्ट करते हैं। हाईलाइट दिस पॉइंट, एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। सिंगल ब्लाइंड कंट्रोल्ड है। सिंगल ब्लाइंड कंट्रोल का क्या मतलब होता है? सिंगल ब्लाइंड कंट्रोल का मतलब होता है कि भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर दो लोग होते हैं। रिसर्च की बात करें, पहला होता है साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहा है, और एक होता है पेशेंट। तो यहाँ पर पेशेंट, साइंटिस्ट को पता है और पेशेंट को नहीं पता। एक बंदे को पता है, एक को नहीं पता, उसको सिंगल ब्लाइंड बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल ब्लाइंड कंट्रोल स्टडीज होती हैं। पर्पस क्या है? थेरेपेटिक एफिकेसी देखना। बोला था ना, फेज 2 में एफिकेसी एफिकेसी एफिकेसी, फेज 1 में सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। और यहाँ पे डोज की रेंज देखते हैं। फेज 1 में क्या देखा था? एमटीडी, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज कितनी है। यहाँ पे हम रेंज देखते हैं, अच्छा इस रेंज से इस रेंज तक दे सकते हैं। अब आता है हमारा यहाँ पे 200 से 5000। ठीक है। तो यहाँ पर हम पेशेंट का नंबर देखो, ये नंबर ना चेंज होता रहता है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। ये नंबर चेंज होता रहता है, ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन जब आप क्लास में से पढ़ोगे, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दूंगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो इसको आंसर आप फिक्स कर देना। फेज 3 में इतने हैं, फेज 2 में इतने, फेज 1 में इतने। ठीक है। 20 से 100, 100 से 1000। ओके चलो, ओके, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये नंबर अलग ही चीज है। अब यहाँ पर हम फेज 3 के अंदर किस पॉइंट पे आ जाते हैं? फेज 3 के अंदर आ जाते हैं, उन इंसानों को लेके आते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप अलग है। मतलब अभी तक हम होमोजीनियस पॉपुलेशन में कर रहे थे, जिनका जेनेटिक एक जैसा था, हम सेफ खेल रहे थे। अब हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट लोगों को ले आते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप बहुत अलग है एक दूसरे से, ताकि हम चेक कर पाए कि अलग अलग लोगों में हमारी ड्रग किस तरह से काम कर रही है। ठीक है। इनॉर्मस नंबर ऑफ पेशेंट, जैसे मैंने बोला, अलग अलग लोग, बहुत सारे लोग who are tested for the medicine of various faculties diseases। ओके ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुपिंग्स और डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक ग्रुपिंग्स कुछ नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग लेकर आते हैं और उनके अंदर टेस्टिंग करते हैं, ताकि हमें जेनेटिक मेकअप पता लग सके। ठीक है। इसे बोलते हैं हेट्रोजीनस। अगर सेम जेनेटिक मेकअप है, सेम जगह से लोग उठाए हैं, सेम जगह से लोग उठाए हैं, तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनस। अगर डिफरेंट जगह से लोग उठाए हैं, जिनका डिफरेंट एथनिक ग्रुपिंग है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप है, तो उनको हेट्रोजीनस बोलेंगे। एक्सट्रीमली सिंपल। सबसे मेन पॉइंट, फेज 3 के बाद एक एप्लीकेशन, कंपनी कंपनी जो ड्रग बनाती है, उसको यहाँ बोलते हैं स्पॉन्सर। ठीक है। ये स्पॉन्सर कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है जो ड्रग बना रहा है लैब के अंदर बैठ के। ठीक है। ये एनडीए फाइल करती है। पहला कौन सा था? आईएनडीए। आईएनडी, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, याद है? पहले पढ़ा था हमने आईएनडी। आईएनडी कब करते थे? जब हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ अप्रोच करना है। ठीक है। चलो, उसके बाद हम आ जाते हैं एनडीए। ओके, ये हो गया। एनडीए हम कब करते हैं? याद रखना, फेज 3 के बाद। इसको ऐसे याद कर लो, फेज 3 ग्रेटर देन एनडीए, मतलब फेज 3 के बाद एनडीए आ रहा है। ये जरूर याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। उनको लगता है कि एनडीए जो है हम फेज 4 के बाद करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल्ड है। अब तो पता लग गया होगा डबल ब्लाइंड का क्या मतलब है। साइंटिस्ट को भी नहीं पता, पेशेंट को, वॉलेंटियर को भी नहीं पता। ठीक है। चलो, ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं? जो एग्जिस्टिंग थेरेपी है और उससे कंपेयर करते हैं, थेरेपेटिक कंफर्मेशन लेते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, एग्जिस्टिंग थेरेपी, अगर आप कोई ड्रग बना रहे हो डायबिटीज को लेकर, तो अब डायबिटीज को लेकर बहुत सारी ड्रग्स बनी हुई है। ये है मेटफॉर्मिन है, फेनफॉर्मिन है, ग्लाइब्यूरिड है। तो आप उस एग्जिस्टिंग थेरेपी से कंपेयर करते हो कि मेरा ड्रग उसके कंपेयर में कहाँ पे लाई कर रहा है, क्या मेरे साइड इफेक्ट ज्यादा है, क्या मेरे यूज ज्यादा है। और दूसरा, हम थेरेपेटिक कंफर्मेशन देते हैं, मतलब कि अच्छा, हम कंफर्म कर रहे हैं कि इसका ये पर्टिकुलर यूज है। अभी तक हम एक्सप्लोर कर रहे थे, फेज 2 में एक्सप्लोर करते थे, एक्सप्लोर करना, अच्छा ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है। लेकिन फेज 3 में हम कंफर्म कर देते हैं। क्या बात है। अब आते हैं फेज 4 में, जिसको बोलते हैं पीएमएस। पीएमएस जिसे बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। और इस टाइम पे जो दवाई है, वो लाखों पेशेंट में दी जा रही है, और कुल मिला के वो मार्केट में एंटर कर चुकी है। ठीक है। तो फेज 4 मतलब सबसे बड़ा फेज, जिसके अंदर मार्केट के अंदर ड्रग आ चुकी है। यहाँ पे जो पेशेंट का नंबर है, वो हजारों से लेके लाखों में चला जाता है, क्योंकि मार्केट में आ चुकी है। हम यहाँ पर बेसिकली क्यों करते हैं? ताकि हम ये देख सकें कि कोई उस ड्रग का कोई रेयर साइड इफेक्ट तो नहीं है। मतलब होता है ना कि यार ड्रग साइड इफेक्ट नहीं दिखा रहा, लेकिन कुछ समय बाद दिखाएगा। या फिर कोई रेयर साइड इफेक्ट है जो किसी पर्टिकुलर टाइप के जीन वाले लोग में दिखेगा। सबका जेनेटिक मेकअप अलग होता है। ठीक है। तो अगर किसी का जेनेटिक मेकअप बहुत ही अलग है, तो उसके अंदर क्या पता है कोई रेयर साइड इफेक्ट आ जाए। ठीक है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि भाई कंटिन्यूड यूज से क्या होता है। अच्छा, मैंने एक ड्रग लॉन्च करी एक्स वाई जी, और मुझे देखना है कि एक्स वाई जी को जब 10 साल तक इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा। ठीक है। तो हम दो चीजें देखते हैं, कोई रेयर साइड इफेक्ट तो नहीं है, और कंटिन्यूड यूज से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ठीक है। ओके। इस
अभी तक जितने भी हमने फेज पढ़े, फेज 1, 2, 3, वहां पे बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज को इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। रीजन क्यों? आप लोग बताओ, सोचो। अभी अभी क्यों इंक्लूड कर रहे हैं बच्चों को और प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट लेडीज को? सिंपल। सबसे पहला हमारा काम क्या था? सेफ्टी। फेज 1, 2, 3 इतने लंबे लंबे फेज कर लिए, तो हमें एक आइडिया लग गया कि भाई ड्रग तो सेफ है, दे सकते हैं प्रेग्नेंट लेडीज में। तो फेज 4 में जाके प्रेग्नेंट लेडी में ड्रग हम दे देते हैं, बच्चों में ड्रग दे देते हैं। इसी के साथ आपका क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट होता है। इसके अंदर थोड़ी मुझे और बात करनी थी। एनडीए, मतलब आपके ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन होते हैं, आईएनडी, एनडीए और एएनडी। चीज को हम कभी बाद में कंफर्म करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। वो चीज हो जाएगी आपकी व्हेन यू जॉइन द कोर्स। मैं वो सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आई होप आज क्लिनिकल ट्रायल्स का एक एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेकर गए हो। ऐसा नहीं कि टेबल पढ़ ली, नंबर ऑफ पेशेंट्स क्या है, इसका यूज क्या है, उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक प्रोवाइड करा पाया हूँ। ठीक है? थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।